नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयुष ट्रुथ पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अजीत पवार का क्या होगा या किस किनारे अजीत पवार 2024 के असेंबली चुनाव में लगेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। अजीत पवार जिस तरह से लगभग 5 साल पहले उन्होंने भाजपा के साथ ज्वाइन करके सरकार बनाई थी, लेकिन एक ही दिन में सरकार गिर गई और वापस वो अपने चाचा के खेमे में चले गए। लेकिन उसका जवाब शरद पवार ने शिवसेना को अपनी तरफ मिला करके और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी को दिया। और उसके बाद फिर नए डेवलपमेंट में अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा के साथ ज्वाइन कर लिया। अब फिर चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में जिसको एनडीए कह लीजिए, जिसमें शिवसेना शिंदे वाली थी, एक नाथ शिंदे वाली, और ये इनको चुनावी नुकसान हुआ, बड़ा चुनावी नुकसान हुआ। पिछले बार 42 सीटें जीती थी लोकसभा में, इस बार 17 सीटों पर सीमित रह गई। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो नज़र आ रहा है वो अजीत पवार का नुकसान हुआ है। बीजेपी का तो नुकसान बड़ा हुआ ही है, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन अजीत पवार का रहा है। अब इस बात को लेकर के, अजीत पवार के प्रदर्शन को लेकर के, जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ इंटरनली ये कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बीजेपी को और शिवसेना शिंदे को नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए जिम्मेदार अजीत पवार है। अजीत पवार ने उस तरह का जो समर्थन बेस था वो जुटा नहीं पाए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग वो शरद पवार के साथ ही टिके रहे। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जिसको समझना चाहिए सबको कि ये जो मराठा रिजर्वेशन वाला मसला उठा था, जो मनोज जरांगे पाटिल जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अभी वो फिर से सक्रिय हो गए हैं, भूख हड़ताल और इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो मनोज जरांगे की भी बड़ी भूमिका थी जिसने जो मराठा वोटर थे उसको बीजेपी से दूर किया और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ गया, प्लस मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन। ये दो बड़े फैक्टर थे जिसके कारण बीजेपी वाले अलायंस को नुकसान हुआ। अब क्या अभी बदल गया है और चुनाव में, असेंबली चुनाव में कितना ऐसा परिवर्तन आ गया है, या कौन कौन से फैक्टर हैं, और अजीत पवार को लेकर के क्या फिर बीजेपी रिस्क लेने के मूड में है या नहीं। अजीत पवार को लेकर के शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत तो बड़ी मुखरता से बोल रहे हैं कि बीजेपी उनको फिर धोखा देगी, बीजेपी उनको कहीं का नहीं रखना चाह रही है, उनका इस्तेमाल हो गया, यूज़ एंड थ्रो की तरह से उनको एक बार फिर दूध की मक्खी की तरह से निकाल दिया जाएगा। और अभी वो अलायंस में साइड लाइन दिख रहे हैं। अगर उनको देखा जाए तो अभी जो दो बड़ी जो डेवलपमेंट्स थे, जैसे कि अभी एक जो कोस्टल रोड का जो इनॉग्रेशन था जिसको अमित शाह ने किया, उसमें अजीत पवार नहीं थे। उसके अलावा जो गणपत पंडाल में जो विज़िट किया था अमित शाह, उसमें भी अजीत पवार नहीं थे। और क्लोज बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स जो अमित शाह ने ली महाराष्ट्र में, उसमें भी अजीत पवार नहीं थे। तो इसको देख करके कयासों के बाजार गर्म है कि अजीत पवार को डंप किया जा रहा है या उनको डंप किया जाएगा चुनाव से पहले। और जैसा मैंने कहा कि चूंकि नुकसान ज़्यादा हुआ है तो, और नुकसान के लिए अजीत पवार को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो क्या बीजेपी उनको डंप करके और शिवसेना और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? पिछला चुनाव वो अकेले ही लड़े थे और अकेले दम पर उन्होंने 105 सीटें जीती थी।
तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो बीजेपी है उसका जो अलायंस है, मतलब बीजेपी और शिवसेना का जो अलायंस है उसके जो वोटर्स, अब मुस्लिम वोट तो निश्चित तौर पर नहीं लौटेगा और मुस्लिम वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के कारण शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी वोट कर रहा है, तो मुस्लिम वोट तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे को वोट नहीं करेगा। लेकिन मराठा वोटर्स की वापसी हो रही है। उस रणनीति पर न केवल देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे जो खुद एक मराठा नेता हैं और इस चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइकिंग रेट उन्हीं की पार्टी का था, सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट था। तो वो एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जहां पर वो मराठा वोटर्स को लेकर के आएंगे। और जिस तरह से मनोज जरांगे ने इन चुनावों में अपने कैंडिडेट्स उतारने की घोषणा कर दी है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता को ये स्पष्ट हो गया है कि मनोज जरांगे जो है वो मराठा आंदोलन या मराठा रिजर्वेशन से ज़्यादा उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसके कारण वो भूख हड़ताल या मराठा आंदोलन को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने मराठा सेंटिमेंट और मराठा जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को तो एड्रेस किया है, जैसे सिंचाई के साधन बेहतर करने के लिए तालाब जो पुराने डेड हो गए थे उनको फिर से दुरुस्त कराया है, सिंचाई के और भी व्यवस्था करा रहे हैं। विशेष रूप से मराठा जो लगभग जिसकी 30 से 35% निर्भरता कृषि संबंधित कार्यों से है। तो जो बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस या उनका जो अलायंस है वो ये कर रहे हैं कि वो एक तो मराठों की चिंता उन्होंने करना शुरू किया है। दूसरा ये कि उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तथाकथित मराठा उनके हिसाब से नेता है शरद पवार, वो उनको रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहते हैं। पुराना उनका इतिहास इस तरह का रहा है कि अगर वो चाहते तो रिजर्वेशन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया। तो वो इस इशू को, इस विषय को जिंदा रख करके मराठों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन वो मराठों का भला करना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना शुरू कर दिया। और मराठा नेताओं का एक बड़ा खेमा जो है वो उसको देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरफ कर लिया है और वो अब बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यक्रमों में या बीजेपी के जो लीडर्स हैं या उनके जो कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ वो नज़र आएंगे। तो ये बड़ा फैक्टर हो गया। तो ये जो एकदम एक तरफा वोट चला गया था शरद पवार की पार्टी को या कांग्रेस को या बाकी लोगों को, वो इस विधानसभा चुनाव में होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब संभवतः शरद पवार का ये आखिरी चुनाव है पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से, चूँकि एज उनकी काफ़ी हो गई है, तो वो बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं। और इस स्थापना में उनको पिछले चुनाव में चूँकि अब INDIA की सरकार नहीं बनी, तो उनके पास बेटी को स्थापित करने का कोई साधन नहीं है। तो वो किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने देने के लिए नहीं तैयार हैं। अगर उनकी पार्टी 45-46 सीट के आसपास भी जीत करके आ जाती है, यहाँ तक कि वो कांग्रेस से भी बहुत तगड़ी सौदेबाजी कर सकते हैं। लेकिन वो आने वाला समय में क्या होगा, कैसे होगा, उस पर हम सब की नज़र रहेगी। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अजीत पवार के साथ उनके पारिवारिक संबंध, वो पारिवारिक मसला है, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने रास्ता अलग इख्तियार कर लिया है। पॉलिटिकली अब उनसे कोई समझौता नहीं होने पाए। तो क्या अजीत पवार के लिए ऐसी स्थिति है जब वो न घर के रहेंगे न घाट के? ये जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बीजेपी उनसे कोई फ़ायदा पाती हुई नहीं दिख रही है, तो बीजेपी को भी अपने कार्ड जल्दी खोलने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Q पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ieoftruth.6@gmail.com।